वेलकम बच्चों। आज हम एक परिपक्व परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें हम परागकोश की पाली और परागकोश का एक अनुप्रस्थ काट टीएस ऑफ ए मैच्योर एंथर भी देखेंगे और साथ में हम लघु बीजाणुदानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, एक जो पुंकेसर होता है जो कि पुष्प का एक नर जननांग है, उसके मुख्यतः आप देखिए दो भाग हैं। एक तो ये फिलामेंट होता है, पुतंतु है। पुतंतु के ठीक सिरे पर जो है, ये जो सिरे पर लगा हुआ है, इसको हम परागकोश कहते हैं। देखिए, ये एक इसकी कट हम देख रहे हैं, ये अनुप्रस्थ काट है ना, इसको हम और डिटेल में आगे देखते हैं। देखिए, जनरली एक सामान्य परागकोश में दो पालियां होती हैं, है ना। कैसी? एक ये पाली आप देख रहे हैं, एक ये पाली देख रहे हैं, में दो लघु बीजाणुधानियां या पॉलन सैक पाए जाते हैं। एक ये वाले में, एक ये चैम्बर होगा प्रकोष्ठ, एक ये प्रकोष्ठ और एक ये प्रकोष्ठ। ठीक है, तो कुल मिला के एक तरह से एक परागकोश के अंदर कितने हैं? चार कक्ष हो जाते हैं, चार चैम्बर हैं। ठीक है, और हर एक चैम्बर में एक बीजाणु धानी या पॉलन सैक है। और डिटेल देखते हैं अब इसके बारे में। देखिए, ये चार प्रकोष्ठ इसमें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, एक दो तीन, ये चार। ठीक है, ये संयोजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसको अगर हम इसकी कट देखते हैं, यहाँ से देखिए इसकी दीवारें कौन कौन सी है, वॉल्स इसमें कौन कौन सी है। आप देखिए, सबसे बाहर की तो अंतःत्वचा एपिडर्मिस है ना, उसके बाद अंतस्थीसियम एंडोथीकम की लेयर है ना। उसके बाद अंदर की तरफ है ना, बाहर से अंदर की तरफ हम देख रहे हैं तो मध्य परत, ये 3 से 5 लेयर की हो सकती है मध्य परत। ठीक है ना। उसके अंदर जो है वो टेपिटम की लेयर है, ये टेपिटम। ठीक, पहली सबसे पहली अंतःत्वचा एपिडर्मिस, फिर ये एंडोथीकम की लेयर है, फिर आपको मिडिल लेयर मिलती है और फिर अंदर ये टेपिटम की लेयर है। ठीक, इसका एक जो ये हमने काट यहाँ इसको बड़ा करके दिखाया है यहाँ, तो आप इस तरह से देखिए। तो हम इसकी डिटेल अभी देखेंगे। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना जब एग्ज़ाम में बनाने के लिए ये आ सकता है। इससे पहला वाला डायग्राम और ये डायग्राम, जब भी आपसे एक मैच्योर अंतर की काट पूछी जाएगी तो आपको उस डायग्राम के साथ इसको भी दिखाना है। चलिए देखते हैं कि अब वो जो हमने वहाँ पर एंथर के बारे में जो डायग्राम देखा था, उसकी हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जो उसकी भित्तियाँ होती हैं खासकर, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी एपिडर्मिस की, यानी कि बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा जिसे हम कह रहे थे। तो ये क्या है? ये एक परत होती है, एक कोशिकीय परत है और इसमें सदा एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है। ये एंटी क्लाइनल क्या है? एंटी क्लाइनल को समझने के लिए आप समझिए कि एंटी क्लाइनल जो है सरफेस, जो सरफेस होती है ना, उसके 90 डिग्री पे अगर डिवीजन हो रहा है तो हम उसे एंटी क्लाइनल, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि एक तरह का डिवीजन है, मतलब कोशिका का विभाजन का एक तरीका है। दूसरा है अंतस्थीसियम एंडोथीसियम की लेयर। यह भी एक कोशिकीय है, परंतु इसकी कोशिकाएं बड़ी तथा अरीय होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, त्रिज्यात्मक होती हैं। और एक्चुअली इसका रोल क्या है? अब देखिए, बाहरी त्वचा का, एपिडर्मिस का तो रोल है एक तरह से प्रोटेक्शन है, जो हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं। इन चीज़ को हम ज़्यादा रिपीट क्या करें। अंतस्थीसियम जो है उसका काम क्या है? वो इसके स्फुटन में मदद करती है ना। जहाँ पर ये पतली रह जाती है हम उसको स्टोमियम कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर वो पतला सा एरिया भी मैं दिखाऊंगा लास्ट में चित्र, उसमें आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप इसको इतना याद रखिए कि परागकोश के परिपक्व होकर फटने वाले स्थानों पर कोशिका भित्ति ये पतली रह जाती है। और एक और ख़ास चीज़ क्या होती है? एक ख़ास चीज़ जो अंतःस्थिसियम के बारे में है वो ये है कि जो इसकी कोशिकाएं होती हैं ना, ये कैसी होती हैं? आर्द्रताग्राही होती हैं। जो इसकी कोशिकाएं हैं वो आर्द्रताग्राही होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं। इस वही तो, जब वो पानी को अपने अंदर ले पाती हैं तभी उसका जो उसका प्रस्फुटन है, जो उसका डेहिसेंस है, उसमें वो स्फुटन में उसके हेल्प करती हैं। ठीक है, जो इसकी कोशिकाएं हैं। एक और चीज़ में पाई जाती है कि जो इसकी भित्तियां हैं उनमें रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, रेशेदार इसकी अंतःस्थितिज कोशिकाओं में रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, तंतुमय अरीय स्थूलन, थिकनिंग अंदर की तरफ पाई जाती है। फिर आती है मध्य लेयर, मध्य परत। तो ये क्या होती हैं? ये 3 से 5 है ना, वगैरह कोशिकाओं में पाई जाती हैं और इसके अंदर की तरफ। ठीक, अंतःस्थिसियम के बाद ये 3 से 5 लेयर हो सकती हैं।
देखिए इनका काम भी क्या है, इसका काम भी मुझे एक तरह से पोषण प्रदान करना ही है, लेकिन ये परिपक्व जो परागकोश होता है उसमें ये क्या होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, अक्सर गल जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं। फिर आती है बहुत महत्वपूर्ण लेयर है टेपिटम। क्वेश्चन आता है कि टेपिटम का क्या फंक्शन है। तो मुख्य तौर पे जो जो अंदर जो लघु मात्र कोशिकाएं हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये उनसे सटी रहती है। उनको क्या करती है, एक तरह से उनको ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या टेपिटम का क्या रोल है। तो ये लघु मात्र कोशिकाओं को या लघु बीजाणु बनने वाले प्रोसेस में पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, जो अंदर कोशिकाएं बन रही होती हैं उनको पोषण प्रदान करने का ये काम करती हैं। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक अमीबेट हो सकती हैं और दूसरी स्रावी हो सकती हैं। अगला देखते हैं कि पराग प्रकोष्ठ, पॉलन सैक। अब देखिए जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, किन में होता है, वो इन्हीं मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, उन्हीं प्रकार प्रकोष्ठ में होता है। उसके हम डिटेल जो है वो हम आगे देखेंगे। देखिए ये डायग्राम आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने केवल इसलिए लगाया है। पहली बात तो ये देख लीजिए, इसकी इस डायग्राम में क्या कह रहा है, ये स्फुटित परागकोश, ठीक है ना, जो हम पहले बात कर रहे थे, है ना। देखिए ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया और फटने वाला है परागकोश, ये फट ही गया है। देखिए स्टोमियम की हमने बात करी थी, है ना। और ये रहे, ये सारे क्या हैं, ये पराग कण हैं अंदर, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये था परागकोश के बारे में, और अगले स्लाइड में हम कुछ और डिटेल पढ़ेंगे।